नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम सामाजिक सेवाएं से संबंधित बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। सामाजिक सेवाएं से संबंधित बहुत सारे योजनाएं जो होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट पैकेज चाहते हैं जिसमें आपको वीडियो पीडीएफ और बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह मिल जाए तो सिर्फ 149 रुपये में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में पैकेज अवेलेबल है। इस कोर्स के जितने भी पीडीएफ है आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एडीओ की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो एडीओ का कंप्लीट पैकेज सिर्फ 2799 रुपये में, और अगर आप पंचायती राज ग्रामीण विकास और आजीविका ये सिर्फ 3 पैकेज खरीदना चाहते हैं 3 सब्जेक्ट के, तो ये सिर्फ 1799 रुपये में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। प्ले स्टोर में जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस टाइप कर लीजिए और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये फ्री का एप्लीकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे फ्री पीडीएफ फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है और जितने भी हमारे पेड क्लासेस है इसी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, तो ये जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसमें व्हाट्सएप में भी चैट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। आज का जो पहला प्रश्न है वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो देखिए इस वर्ष के बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत इस वर्ष के बजट में कहा गया है कि 300 रुपये प्रति माह मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 500 रुपये की गई। इस तरह से 43% का ग्रोथ किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500 रुपये। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अब 500 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। राज्य के बीपीएल परिवार का निम्न में से कौन सा व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्र है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो निःशक्त जनों के लिए और वो बीपीएल परिवार का आना चाहिए। उसमें भी आपको समझना है कि 6 से 17 वर्ष आयु का है तो वो अध्ययनरत होना चाहिए, अध्ययनरत निःशक्त बच्चे, और 18 वर्ष या अधिक है तो सामान्य निःशक्त भी इस कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे हो, है ना। और बौने व्यक्ति, तो ये जो तीनों हैं, तीनों बीपीएल कैटेगरी के तीनों लोग, मतलब उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सब जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। इसको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। प्रति माह 500 रुपये मिलेगा। इसमें राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, बीपीएल कैटेगरी का होना चाहिए, जो कि आपका 6 से 17 आयु का है तो अध्ययनरत निःशक्त बच्चे होना चाहिए, 18 वर्ष या अधिक का सामान्य निःशक्त व्यक्ति होना चाहिए, और या फिर बौना व्यक्ति। इस तरीके से याद रखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य के बीपीएल निःशक्त जनों के लिए है। फिर अगला है सुखद सहारा योजना के लिए पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है। सुखद सहारा योजना के अंतर्गत भी आपका 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और सुखद सहारा योजना के लिए पात्रता की शर्तें आपको याद रखना है, क्योंकि सुखद सहारा जो योजना है विधवा और परित्यक्त महिलाओं के लिए लाया गया था, विधवा और परित्यक्त को सहारा देने के लिए। तो ये शब्द जो है सहारा, उस तरीके से आप याद रखेंगे। तो राज्य का मूल निवासी जो कि बीपीएल परिवार का हो, 18 से 39 आयु वर्ग के विधवा हो, या फिर 18 वर्ष या अधिक आयु के परित्यक्त महिलाएं हों, तो इसका जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, विधवा और परित्यक्त महिलाएं के लिए सुखद सहारा योजना लाया गया, ये आप याद रखेंगे, जिसमें 350 रुपये प्रति माह राशि दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के पात्र हितग्राही को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है। इसमें भी 350 रुपये प्रति माह राशि दी जाती है। और मुख्यमंत्री पेंशन योजना राज्य के वरिष्ठ नागरिक और जो परित्यक्त महिलाएं हैं, विवाह के उपरांत जिनको त्याग दिया जाता है, परित्यक्त महिलाएं, उनके लिए लाया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन वही है कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए पात्रता की क्या शर्तें हैं। तो वरिष्ठ मतलब 60 वर्ष से अधिक आयु, और 18 वर्ष या अधिक आयु के विधवा या विवाह उपरांत परित्यक्त महिलाओं के लिए ये योजना है, ये भी सही है। और ये जो योजना है मुख्यमंत्री पेंशन योजना, वो राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, है ना। तो ये उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे है मुख्यमंत्री पेंशन योजना, प्रति माह 350 रुपये मिलता है। आपका वरिष्ठ नागरिक और विधवा परित्यक्त महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिक मतलब 17 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, और विधवा या परित्यक्त महिलाओं के लिए जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य में कब से संचालित है। 1 अक्टूबर 1995 से ये लागू हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। फिर अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के पात्र हितग्राहियों को कितनी राशि प्रति माह दिया जाता है। देखिए इस योजना के अंतर्गत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 2 कैटेगरी में प्रति माह पेंशन दिया जाता है। एक तो 60 से 89 वर्ष के कैटेगरी में, और दूसरा 80 वर्ष से अधिक जो लोग हैं
उनको प्रतिमाह दिया जाता है। तो 60 से 79 आयु वर्ग के जो हितग्राही हैं उनको 350 रुपये प्रति माह, और 80 वर्ष या उससे अधिक के जो पात्र हितग्राही हैं उनको 650 रुपये प्रति माह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह दी जाने वाली राशि में आपका जो राज्य का अंश होता है, मतलब राज्यांश होता है, वो कितना होता है। तो इस योजना में आपको याद रखना है 350 से 650 के बीच अलग अलग पात्रता के अनुसार, जैसे कि इसको 60 से 79 आयु वर्ग के बीच और इसको 80 प्लस आयु वर्ग के बीच दिया जाता है प्रति माह। तो इनमें जो राज्यांश है वो 150 रुपये है ना, 150 रुपये राज्यांश सम्मिलित है। तो ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि 1 अक्टूबर 1995 से संचालित है। 350 से 650 रुपये प्रति माह दिया जाता है। पात्रता बीपीएल परिवार का होना चाहिए। 60 से 79 आयु वर्ग का है तो 350 रुपये, 80 वर्ष से अधिक है तो 650 रुपया, और उक्त पेंशन राशि में 150 रुपये राज्यांश सम्मिलित है। फिर अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना राज्य में कब से संचालित है। ये 2009 से संचालित है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी राशि दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत भी प्रति माह 350 रुपये राशि दिया जाता है। फिर अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के पात्रता के संबंध में क्या सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की पात्रता में याद रखेंगे 40 से 79 वर्ष की बीपीएल वर्ग की विधवाओं के लिए लाया गया है। ठीक है, विधवा पेंशन योजना 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की विधवाओं के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह दी जाने वाली पेंशन राशि में कितना राज्यांश है। तो इसमें सिर्फ 50 रुपये जो है राज्यांश है। ठीक है, आपको याद रखना है। नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, फरवरी 2009 में लागू हुआ था और 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है। पात्रता क्या है, बीपीएल परिवार का हो, 40 से 79 आयु वर्ग का विधवा हो, उक्त पेंशन राशि में सिर्फ 50 रुपये राज्यांश सम्मिलित है। फिर अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना राज्य में कब से प्रभावशील है। तो ये भी फरवरी 2009 से संचालित है। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रति माह 500 रुपये दिया जाता है। जितने भी निःशक्त जनों के लिए जो योजना है, जैसे सुखद सहारा योजना हो गया, आपका इंदिरा गांधी पेंशन योजना हो गया, इसमें 500 रुपये ही दिया जा रहा है। ठीक है, सुखद सहारा नहीं है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तो सॉरी, सुखद सहारा योजना तो विधवा और परित्यक्त महिलाओं के लिए थे। तो जो निःशक्त जनों के लिए योजना है आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो गया और इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना हो गया। आप ये याद रखेंगे कि निःशक्त जनों के लिए जो पेंशन योजना है उसके अंतर्गत प्रति माह 500 रुपये मिलता है। ऐसा याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। और बाकी जितने भी उसमें तो 350 रुपये प्रति माह मिलता है। इस तरीके से याद रखेंगे तो सारी योजनाओं के अंतर्गत जितना जितना भी मिलता है वो आपको याद हो जाएगा। फिर अगला है इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना की पात्रता के संबंध में क्या सही है। तो इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना में आपको याद रखना है कि 18 से 79 आयु वर्ग के बीपीएल वर्ग के गंभीर एवं बहुगंभीर निःशक्त जनों को ही पात्रता है। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह दिए जाने वाली पेंशन राशि में कितना राज्यांश है। तो इसमें 200 रुपये राज्यांश जो है सम्मिलित है। इसको आप याद रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना फरवरी 2009 को चालू हुआ था। 500 रुपये प्रति माह मिलता है और इसमें 200 रुपये राज्यांश है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत जो पात्र हितग्राही हैं उनको 20,000 रुपये एकमुश्त दिया जाता है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत किस स्थिति में सहायता प्रदान किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, देखिए परिवार को सहायता करने के लिए योजना लाया गया। तो किसके लिए, अगर कोई बीपीएल परिवार का ऐसा मुखिया जिसकी आमदनी से घर चलता है ना, उस मुखिया का अगर आकस्मिक या फिर जो प्राकृतिक है निधन हो जाता है ना, तो उस दशा में जो मुखिया का वारिस रहेगा उसको 20,000 रुपये एकमुश्त दिया जाता है। तो राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आपको याद रखना है बीपीएल परिवार की अगर मुखिया मतलब जो पैसा कमाता हो, जिसके खर्चे से ही घर चलता है, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तब आपका 20,000 रुपये एकमुश्त मिलता है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत। फिर अगला है निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा अनुसार कितने रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति विभाग द्वारा दी जाती है। तो कक्षा के अनुसार, जैसे पहली कक्षा, 12वीं कक्षा, कॉलेज, इस तरीके से अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से अगर आप ध्यान दें तो निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 100 रुपये से 150 रुपये से 190 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दृष्टि बाधित छात्रों को
प्रतिमाह जो वाचक भत्ता दिया जाता है वो कितना रुपये दिया जाता है, तो वाचक भत्ता दिया जाता है 100 रुपये। ठीक है, तो पात्रता क्या है निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए? इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और महाविद्यालय मतलब कॉलेज हो गए, प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक के निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता है। इसके अनुसार 150 रुपये से 190 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलता है और दृष्टिबाधित छात्रों को 100 रुपये प्रतिमाह वाचक भत्ता भी मिलता है। फिर अगला योजना है कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए तक के उपकरण प्रदाय किए जाने का प्रावधान है? तो कृत्रिम अंग उपकरण योजना के अंतर्गत जो है बहुत सारे उपकरण प्रदाय किए जाते हैं और इसमें अलग अलग आय सीमा के हिसाब से उसमें छूट भी है। उस उपकरण में कई में निःशुल्क है, कई को 50% डिस्काउंट मिलता है। वो कैसे मिलता है आगे के क्वेश्चन में हम देख लेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि अधिकतम कितने रुपए तक का उपकरण प्रदाय किया जा सकता है? 6,900 रुपये तक के उपकरण प्रदाय किया जा सकता है। फिर अगला है कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत किन्हें उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है? तो जिनकी आय सीमा 5,000 रुपये तक की होती है उनको निःशुल्क, और जिनकी आय सीमा 5,000 से लेकर 8,000 के बीच होती है उनको उपकरण में 50% का डिस्काउंट दिया जाता है, और जिनका 5,000 से लेकर 5,000 से कम है उनको पूरी तरीके से निःशुल्क उपकरण प्रदाय किया जाता है। इस योजना का नाम है कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना। इस योजना के अंतर्गत निःशक्त जनों को कैलिपर्स, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी, ब्रेल किट इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, और जिनकी आय सीमा 5,000 तक है उनको निःशुल्क, और 5,000 से 8,000 तक का 50% का डिस्काउंट में उपलब्ध कराया जाता है। अधिकतम 6,900 रुपये तक के उपकरण प्रदाय करने का प्रावधान है, ये मैंने आपको बताया था। फिर अगला है सामर्थ्य विकास योजना के संबंध में क्या सही है? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के निःशक्त हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार, आधुनिक एवं मानकीकृत सहायता यंत्र उपकरण प्रदाय किया जाता है। ये पॉइंट सही है। सामर्थ्य विकास योजना के अंतर्गत निःशक्त जन को जो है मेले या शिविर का आयोजन करके ये जो उपकरण है वो प्रदाय किए जाते हैं, तो ये भी सही है। और इस योजना में अधिकतम 6,900 तक की राशि को उपकरण प्रदाय किए जाने का प्रावधान, ये भी सही है। ठीक है, जितने भी इस तरीके से योजना चलता है जिसमें उपकरण प्रदाय किए जाते हैं उसमें अधिकतम जो राशि बताया गया है 6,900 ही बताया गया है। इस तरह से अगर आप तुक्का भी मार देंगे 6,900 को, किसी और भी योजना रहेगा तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितने भी योजना पढ़ाए हैं इसमें सब में जो अधिकतम वैल्यू है 6,900 रुपये का ही है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निःशक्त जन विवाह योजना, विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि के संदर्भ में निम्न में क्या सही है? इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट है विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के निःशक्त होने पर 50,000 रुपये मिलता है। ये ऑप्शन सही है। दोनों अगर वर वधु के निःशक्त होने पर रुपये 1,00,000 रुपये हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे एक सी ऑप्शन है जिसमें बताया गया कि विकल्प ए और दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या होता है, अगर वर और वधु है ना, अगर एक निःशक्त है तो 50,000 रुपये, अगर दूसरा भी निःशक्त है तो फिर 50,000 रुपये। इसी तरीके से अगर दो वर और दोनों निःशक्त है तो 1,00,000 रुपये निःशक्त जन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलता है। इसमें कंडीशन ये रहेगा कि वर का जब विवाह होगा तो उसकी जो आयु है वो 21 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए, और वधु की जो विवाह आयु है वो 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। फिर अगला है प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए क्षितिज अपार संभावनाएं नाम से निम्न में से कौन सी योजना संचालित है? तो क्षितिज अपार संभावनाओं के नाम से 3 एकीकृत योजना जो है प्रारंभ की गई है, जो कि है निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना और निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना। तो इसका जो सही जवाब होगा ये तीनों है, मतलब उपरोक्त तीनों योजना प्रारंभ की गई हैं। फिर 28वां सवाल है निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के संदर्भ में क्या सही है? तो इस योजना के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये एक मुश्त मिल जाता है, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये एक मुश्त मिल जाता है, और संघ या फिर छत्तीसगढ़ सेवा में चयन होने पर आपका 50,000 रुपये एक मुश्त राशि प्रदान किया जाता है। तो उपरोक्त सभी सही हैं, ये ऑप्शन सही होगा इसका।
फिर अगला है, राज्य के निराश्रित वृद्धजनों के लिए प्रदेश में कितने वृद्धाश्रम संचालित है? तो वर्तमान में 31 वृद्धाश्रम प्रदेश में संचालित हैं। तीरथ व्रत योजना प्रदेश में कब से संचालित है? ये 4 दिसंबर 2012 से संचालित है। तीरथ व्रत योजना के अंतर्गत जो है, राज्य के वृद्धजनों को उनके जीवन काल में कम से कम एक बार राज्य के बाहर जो विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर घुमाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निवासी जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर निःशुल्क यात्रा कराया जाता है शासकीय खर्चों से। और इस योजना के अंतर्गत निःशक्त जनों को भी तीर्थ योजना में शामिल कर उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाती है। फिर अगला है, विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किस स्थान में विज्ञान एवं वाणिज्य केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो दुर्ग एवं जगदलपुर में विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के लिए केंद्र। और यह विज्ञान एवं वाणिज्य केंद्र जो है कितने सीटर बनाया गया? 500 सीटर, मतलब दुर्ग में 500 सीटर, जगदलपुर में भी 500 सीटर। अब ये क्या चीज़ है? विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना नक्सल हिंसा से प्रभावित जो प्रदेश होते हैं उन जिलों में स्पेशली अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उसमें विज्ञान एवं वाणिज्य के विषयों में जो है थोड़ा रुचि का अभाव हो जाता है, या फिर उसमें प्रोत्साहन करने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए इन दोनों विषय में विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना संचालित है। और इस योजना के अंतर्गत आपका दुर्ग और जगदलपुर में 500 सीटर जो है विज्ञान और वाणिज्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। फिर अगला, प्रदेश के वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहां शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे स्थानों में कौन सी योजना संचालित है? तो ऐसे स्थानों में आश्रमशाला योजना संचालित हैं। यहाँ पे आपका स्कूली शिक्षा के साथ साथ रहने और खाने की व्यवस्था होती है। आश्रम क्या होता है? आश्रम में रहने खाने की व्यवस्था, जैसे गुरुकुल शिक्षा होती थी उसी तरीके से है ना, तो आश्रम नाम से याद रख लेंगे। आश्रम मतलब रहने खाने की व्यवस्था, और स्कूली शिक्षा भी यहाँ पे मिलता है। ऐसे जगहों में जहाँ पे जैसे कि वनांचल मतलब वन है, दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में है, वहाँ पे जहाँ पे शैक्षणिक सुविधा का अभाव है वहाँ स्थापित इसको किया जाता है। आश्रमशाला योजना के अंतर्गत आश्रमों में कितनी कक्षा तक की शिक्षाएं अभी चलाई जा रही हैं? तो इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा दी जा रही है। याद रखेंगे, आश्रमशाला योजना वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहां शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ पे चलाया जा रहा है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की। और इन आश्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आवास एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। फिर अगला, छात्र भोजन सहाय योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रति माह कितने रुपए उपलब्ध कराई जाती है? छात्र भोजन सहाय योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रति माह 700 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2005-06 से विभाग द्वारा ST SC OBC वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 700 रुपये उपलब्ध कराया जाता है छात्र भोजन सहाय योजना के अंतर्गत। फिर अगला है, रविदास चर्म शिल्प योजना कब से प्रारंभ की गई है? रविदास चर्म शिल्प योजना 2008-09 से प्रारंभ की गई है। प्रदेश में चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2008-09 में रविदास चर्म शिल्प योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची, पेटी, औजार सहित निःशुल्क प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति से मोची वगैरह जो होते हैं इसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए अनुसूचित जाति लिखा है यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति नहीं लिखा है, तो ये अनुसूचित जाति वाला भी आप याद रखेंगे। ठीक है। फिर अगला है, आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजना। इसके अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासियों की पूजा स्थलों, जिसको हम देवगुड़ी भी कहते हैं, इसके निर्माण एवं मरम्मत हेतु कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो आदिवासी संस्कृति तथा परीक्षण योजना, इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दिया जाता है ताकि आदिवासियों के जो पूजा स्थल है उसका जीर्णोद्धार किया जा सके, उसका मरम्मत किया जा सके, है ना। फिर अगला है, सेम यही योजना आदिवासी संस्कृति का परीक्षण विकास योजना के अंतर्गत जो है सांस्कृतिक वाद्य यंत्र खरीदने हेतु कितने रुपए का अनुदान प्रति दल के हिसाब से दिया जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सांस्कृतिक वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 10,000 रुपये मिलता है यहाँ पे, और मंदिरों के निर्माण के लिए 1 लाख रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। आदिवासी सांस्कृतिक
संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजना के संदर्भ में आप कुछ और चीज़ें याद रख सकते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों की पूजा एवं श्रद्धा स्थलों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु इसको 2005 2006-07 से लाया गया, तो वर्ष 2006-07 से ये संचालित है। अगला क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन कब से संचालित है? 10 दिसंबर से ये संचालित है। शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? तो सोना खान पर ये मनाया जाता है। इसमें आप डिटेल पढ़ लीजिए। शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव, शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोना खान में, जो कि जिला बलौदाबाजार में आता है, यहाँ पर किया जाता है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये दिया जाता है। और एक और आपका इसी तरीके से शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपये पुरस्कृत किया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत। फिर अगला है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। आपको ये बताना है कि राज्य में कब से संचालित है, तो ये जो है 2010 से संचालित है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के घटक क्या क्या हैं? इसके 4 घटक हैं, ठीक है। आपका आस्था, सहयोग, निष्ठा और प्रयास, तो उपरोक्त सभी इसका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो विद्यार्थी होता है उनको अलग अलग तरीके से जो है एजुकेशन में हेल्प किया जाता है। तो इसके 4 घटक हैं, जैसे आस्था में किस तरीके से हेल्प किया जाता है, सहयोग में किस तरीके से, निष्ठा में किस तरीके से और प्रयास में किस तरीके से। इसका भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि पहला है 43 क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा के प्रभावित बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, भोजन एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध किया जाता है? तो आस्था योजना के अंतर्गत आ से आस्था, आ से आवासीय सुविधा, से याद रख लेना, आ से आस्था, आ से आवासीय सुविधा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, ठीक है। फिर दूसरा है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित बच्चों को 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है? तो आर्थिक सहयोग उच्च शिक्षा के लिए, तो सहयोग से याद रखना, ऑप्शन बी सहयोग योजना के अंतर्गत। फिर अगला है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित परिवार के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों को निजी शाला में अध्ययन कराया जा रहा है? तो 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी को निजी से आप याद रखें, नी से निष्ठा, है ना। फिर अगला है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और जितने भी राष्ट्रीय स्तर के प्रवेश परीक्षा होता है 12वीं के बाद, जैसे CA, CS, CMA तथा CLET, इस क्लैट, है ना, तो इत्यादि के प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए किस योजना के अंतर्गत प्रयास किया जाता है? तो कोचिंग के लिए, है ना, 12वीं के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए प्रयास, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे प्रयास, ठीक है। तो इस तरीके से आस्था, सहयोग, निष्ठा और प्रयास, मैंने आपको बताया था। आस्था से आवासीय याद रख लेना, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक आवासीय सहयोग किया जाता है, ठीक है, आवास वगैरह के लिए। सहयोग से आपका जो है कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए सहयोग, निष्ठा से निजी, नी से निष्ठा, नी से निजी, मैंने आपको बता दिया था। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक निजी शालाओं में अध्ययन कराया जाता है। और प्रयास कोचिंग के लिए, प्रयास किसके कोचिंग के लिए? इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि के लिए। तो इस तरीके से आस्था, सहयोग, निष्ठा और प्रयास, ये सब याद रख लेंगे आप। फिर अगला है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम राज्य के किस जिले में लागू है? राज्य के जसपुर जिले में लागू है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जसपुर जिले के कितने विकास खंड को अल्पसंख्यक विकास खंड के रूप में चयनित किया गया? 5 विकास खंड को। इसका डिटेल हम यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK, ठीक है। तो ये भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा प्रवर्तित योजना है। इसमें क्या किया जाता है? अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए प्रयास किया जाता है। जसपुर जिले में ये लागू है। इस योजना के अंतर्गत जसपुर जिले के 5 विकासखंड, जसपुर, मनोरा, दुलदला, कुनकुरी एवं कासाबेल, इसको अल्पसंख्यक विकासखंड के रूप में चयनित किया गया है। तो जसपुर जिला आप याद रखना, प्रधानमंत्री जन विकास योजना, जैसे जन जैसे जसपुर।
फिर अगला, प्रसाद योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ में निम्न में से किस स्थान या फिर मंदिर का विकास किया जा रहा है? तो डोंगरगढ़ के 3 में आपको याद रखना है। माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी है ना, जिसे आप डोंगरगढ़ में जाएंगे तो माँ बमलेश्वरी मंदिर आपको दिखेगा, तो उस मंदिर की पहाड़ी का विकास इसके अंतर्गत किया जा रहा है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी, गौतम बुद्ध का जो मूर्ति स्थापित किया गया है वो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है। और पिलग्रिम फैसिलेशन सेंटर, ये तीनों का इमेज मैं आपको आगे स्लाइड में दिखा दूंगा। और आपको सेम इसी से संबंधित एक और प्रश्न आ जाता है, प्रसाद योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है प्रसाद योजना। और प्रसाद योजना के अंतर्गत जो डोंगरगढ़ के 3 स्थल है उसको आप ये इमेज में देख सकते हैं। पहला है आपका माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़, जो कि ये है आपका, है ना। और भारत सरकार की इस परियोजना के लिए 43.33 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रज्ञागिरी पहाड़ी देखिए डोंगरगढ़ में है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी ये है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जो मूर्ति है वो स्थापित किया गया है। और एक और है पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर, ये है पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर, ये भी आपका डोंगरगढ़ में बन रहा है। और इस परियोजना में अभी तक 45% का कार्य पूरा किया जा चुका है। 17.21 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। ये सब आर्थिक सर्वेक्षण में इसका डिटेल मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।